Good morning, class 7th. Today we are going to read chapter 4 about verbs, transitive and intransitive. So, dear students, let's get started the chapter. First, we have to understand the word transitive. What does it mean? The word transitive tells us its meaning itself. Actually, the word is transit. Transit means transfer. Transit means transfer. Or in the other hand, you can say incomplete. That means a verb which is incomplete for its sense without the object, or you can say other words that is object. So transit means transfer. That means a verb which transfers its action to the object. That is called transitive. Transitive means ट्रांसफ़र करने वाला, यानी इसको इनकम्प्लीट इस सेंस में कह सकते हैं कि बिना ऑब्जेक्ट के ये अपना सेंस को कंप्लीट नहीं कर सकता. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ट्रांजिटिव. ट्रांजिट इज़ द वर्ब दैट मीन्स ट्रांसफ़र, यानी ट्रांसफ़र करना, यानी पास थ्रू. ये जो है इसको हम इनकम्प्लीट भी कह सकते हैं क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है विदाउट ऑब्जेक्ट, यानी विदाउट ऑब्जेक्ट अपने सब्जेक्ट के साथ में मिल करके बात को सेंस को कंप्लीट नहीं कर सकता. इसीलिए इसको हम ट्रांजिटिव कहते हैं. और इंट्रांजिटिव का मतलब होता है जो ट्रांजिटिव का ऑपोजिट होता है, इंट्रांजिटिव. दैट मीन्स अ वर्ब विच डज नॉट नीड an object to complete its sense, or in the other hand you can say a verb which along with its subject can convey its complete sense or complete meaning without the object. बिना ऑब्जेक्ट के अपने सब्जेक्ट के साथ में मिल करके जो वर्ब अपने सेंस को कन्वे कर देता है, सेंस को कंप्लीट कर देता है, दैट इज़ कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब. वंस अगेन आप एक बार सुने. ट्रांजिटिव एक्चुअली इस वर्ड से हमको मीनिंग समझ में आती है कि असल में वर्ड क्या है. ट्रांजिट. ट्रांजिट का मतलब होता है ट्रांसफ़र करना, यानी ये एक्शन को ट्रांसफ़र करता है दूसरे पर, यानी किस पर, दूसरे यानी के ऑब्जेक्ट पर. तो पता चला कि इसको इनकम्प्लीट भी कहेंगे क्योंकि ये कंप्लीट सेंस नहीं बता पाता विदाउट द ऑब्जेक्ट. बिना ऑब्जेक्ट के ये कंप्लीट सेंस नहीं बता पाता. दैट्स वाई इट कैन बी कॉल्ड इनकम्प्लीट सेंस के हिसाब से. और बिना ऑब्जेक्ट के ये अपना सेंस को कंप्लीट नहीं कर पाता अपने सब्जेक्ट के साथ में मिल करके. यू कैन सी द एग्जाम्पल हेयर. उससे पहले देखिए क्या लिखा हुआ. लेट्स रिमेंबर में द ऑब्जेक्ट ऑफ एनी सेंटेंसेस इज द वन अफेक्टेड बाय द एक्शन कैरिड आउट बाय द वर्ब. उसी को हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं. या फिर इन द अदर हैंड आप ये कहते हैं एनीथिंग दैट रिसीव्स द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. उसी को दूसरे अंदाज में यहाँ पे लिखा गया है माय डियर स्टूडेंट. देखिए एग्जांपल. द बॉय लाइक्स द डॉग. इन दिस सेंटेंस द बॉय इज सब्जेक्ट. देखिए लिखा हुआ है. लाइक्स इज अ वर्ब एंड द डॉग इज ऑब्जेक्ट. अगर हम इसको इस तरह से बोलते द बॉय लाइक्स, द बॉय लाइक्स विदाउट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे डॉग नहीं बोलते, द बॉय लाइक्स अगर कहते तो सेंस कंप्लीट नहीं होता. इसका मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जब लगा हुआ है तो सेंस कंप्लीट हो गया. क्या पसंद करता है, व्हाट डज द बॉय लाइक, द आंसर इज द डॉग, दैट इज़ एन ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट के साथ में मिलकर के अपने सेंस को कंप्लीट कर रहा है. दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब.
यानी ये क्या करता है, अपने एक्शन को ट्रांसफ़र करता है कहाँ पे, ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट तक ये ट्रांसफ़र कर रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। आगे अगर हम लोग देखें तो लिखा वर्ब्स मे और मे नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कन्वे द कंप्लीट मीनिंग ऑफ देयर एक्शन। ऐसा भी होता है कि वर्ब को जो है अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, सेंस को कंप्लीट करने के लिए इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ भी सकती है, और कई बार ऐसा होता है, कई सारे वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसको अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दे कैन कन्वे देयर कंप्लीट मीनिंग ऑफ देयर एक्शन विद द सब्जेक्ट विदाउट द ऑब्जेक्ट। बिना ऑब्जेक्ट के अपने सेंस को कंप्लीट कर देता है। कई बार ऐसा होता है और कई बार बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंस को कंप्लीट करता है। इन दिस कंसर्न वी classified the verb into two types, that is transitive and another one is intransitive। अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि ट्रांजिटिव और अनट्रांजिटिव बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी। लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल में आई थ्रू द रॉक, आई थ्रू द रॉक, द रॉक इज़ एन ऑब्जेक्ट हेयर। देखिए द रॉक, आई थ्रू द रॉक, व्हाट आई थ्रू, यू कैन से व्हाट आई थ्रू। ऑब्जेक्ट को जानने के लिए हम क्या करते हैं, दो वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, व्हाट का और होम का इस्तेमाल करते हैं। अगर पर्सन होगा तो वहाँ पे होम की बात करेंगे, और अगर थिंग होगी तो वहाँ पे हम व्हाट से क्वेश्चन करेंगे। जैसे यहाँ पे रॉक क्या है, ये थिंग है, इसलिए हमने क्वेश्चन करना है किससे, व्हाट से क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन क्या कर सकते हैं आप, आई थ्रू, तो क्वेश्चन आएगा व्हाट आई थ्रू, और व्हाट डिड आई थ्रो, द आंसर इज़ द रॉक। आंसर क्या है, रॉक। द आंसर वुड बी द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब थ्रू यहाँ पे। और दूसरा सेंटेंस आप देखिए, आई क्राइड, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, आई क्राइड इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, और बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस को, सेंटेंस है ये, पूरा सेंस को कंप्लीट कर रहा है, कन्वे कर रहा है अपने मीनिंग को कम्प्लीटली। तो आई थ्रू जो है ये थ्रू, ये ट्रांजिटिव वर्ब है माय डियर, एंड क्राइड जो है ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। आई थ्रू द रॉक, यहाँ पे देखिए एक्शन, वर्ब का एक्शन थ्रू किस में आकर के ख़त्म होता है, रॉक पर आकर ख़त्म होता है, दैट इज़ द ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे देखिए आई क्राइड, यहाँ पे एक्शन है ना, डज नॉट पास, है ना, यहाँ पे एक्शन पास नहीं हो रहा है, बट इट कैन कन्वे इट्स मीनिंग विद द हेल्प ऑफ इट्स सब्जेक्ट आई। आई के साथ में मिलकर के ये सेंस को कंप्लीट कर दे रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा क्राइड, और यहाँ पे थ्रू जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। इस एक्सरसाइज में आपको करना क्या है, लिखा आइडेंटिफाई द वर्ब्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो, राइट वाई फॉर वर्ब्स दैट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट एंड एन फॉर द वर्ब्स दैट डू नॉट। यानी वाई लिखेंगे आप जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा, और एन लिखेंगे आप जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी इनट्रांजिटिव वर्ब। सेंटेंस लिखा हुआ एक मैं आपको बता देता हूँ, द बेबी स्माइल्ड इन इट्स स्लीप। इन दिस सेंटेंस द आर्टिकल बेबी सब्जेक्ट दैट इज नाउन, द और बेबी मिल करके क्या बन रहा है, नाउन सब्जेक्ट बन रहा है। द बेबी इज़ अ फ्रेज, अब दिस इज़ अ नाउन फ्रेज। द से पहले ना, बेबी से पहले जो द लगा हुआ है, दिस इज़ आर्टिकल, और यू कैन कॉल इट डिटरमाइनर। ये जो द से पहले लगा हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, प्री मॉडिफायर कहेंगे। आपको प्रीवियस क्लास में बताया जा चुका है, अगर नाउन से पहले जो भी आर्टिकल्स हो या एडजेक्टिव हो या डिटरमाइनर हो, जो कुछ भी आते हैं नाउन को क्वालिफाई करने के लिए ही आते हैं, वो सारे के सारे एडजेक्टिव्स ही कहलाते हैं। दे आर कॉल्ड प्री डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है पोस्ट डिटरमाइनर और एक होता है प्री डिटरमाइनर। प्री डिटरमाइनर का मतलब होता है प्री डिटरमाइनर्स दैट कम बिफोर द नाउन टू क्वालिफाई इट, और पोस्ट डिटरमाइनर दैट कम आफ्टर द नाउन्स। नाउन के बाद में जो आता है डिटरमाइनर उसको हम पोस्ट डिटरमाइनर कहते हैं, और नाउन से पहले जो डिटरमाइनर्स आते हैं उसको हम प्री डिटरमाइनर कहते हैं। तो द इज़ अ प्री डिटरमाइनर एंड बेबी इज़ अ नाउन, दोनों मिल करके दैट इज़ नाउन फ्रेज।
ये क्या कहलाता है, सब्जेक्ट हो गया। स्माइल्ड इज अ वर्ब एंड दैट इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब बिकॉज इट डज नॉट हैव इट्स ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, क्योंकि इस सेंटेंस में इसका ऑब्जेक्ट है नहीं। द बेबी स्माइल्ड इन इट्स स्लीप। अब देखिए यहाँ पे इन जो है ये प्रपोजिशन है, इट्स पॉजिटिव एडजेक्टिव है और स्लीप जो है ये नाउन है, ठीक है। द बेबी स्माइल्ड इन इट्स स्लीप। अब यहाँ पे स्माइल जो है दैट इज़ ये इंट्रांजिटिव वर्ब, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है बिकॉज इट डज नॉट हैव ऑब्जेक्ट विद इट इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में इसके साथ में इसका ऑब्जेक्ट है नहीं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब आप सारे सेंटेंसेस को आप बना करके लेकर के आएंगे, इसमें आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को फाइंड आउट करना है। ओके, नेक्स्ट में हम देखते हैं, लिखा हुआ है वर्ब्स दैट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कन्वे द कंप्लीट मीनिंग ऑफ देयर एक्शंस आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड दोज डू नॉट आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ये तो आपको पहले ही बताया जा चुका है, आपको पहले ही बता दिए हैं, ये आपको यहाँ पे एक बार और बता दिया गया। ट्रांजिटिव वर्ब्स देखिए वहाँ उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। अ ट्रांजिटिव वर्ब शोज एन एक्शन विच पासिस ओवर फ्रॉम द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल है, आपको इससे पहले भी अर्लियर आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट वीडियो कि ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिट का मतलब होता है ट्रांसफ़र करना, वो ट्रांसफ़र करता है, वर्ब जो है मतलब अपने एक्शन को ट्रांसफ़र करता है ना। कहाँ से शुरू होकर के, सब्जेक्ट से शुरू होकर के जाकर के कहाँ पे अटक जाता है, ख़त्म हो जाता है, ऑब्जेक्ट पर ख़त्म होता है। तो जिस पर ट्रांसफ़र होता है वर्ब का एक्शन, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ऐसे वर्ब को हम क्या कहेंगे, जो अपने एक्शन को ट्रांसफ़र करता है, उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। ट्रांजिटिव का मतलब क्या बताया था आपको, यहाँ पे हमने कहा था कि इसका माने होता है इनकम्प्लीट, यानी कंप्लीट नहीं कर पाता है, तो दिस इज़ कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। फिर से एक बार आप सुन लें कि ऐसे वर्ब्स जिसको अपने मीनिंग को कम्प्लीटली कन्वे करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और जिसको ज़रूरत नहीं पड़ती है ऑब्जेक्ट की अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए, उसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं ये तो आप जानते ही हैं। ऑब्जेक्ट कहते हैं जिस पर किसी काम का असर पड़ता है। जैसे यहाँ पे आपने देखा था, द ऑब्जेक्ट ऑफ एनी सेंटेंसेस इज द वन अफेक्टेड बाय द एक्शन कैरिड आउट बाय द वर्ब। जिस पर भी, जिस किसी पर भी है ना वर्ब के एक्शन का असर पड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। इन द अदर हैंड, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया कि एनीथिंग दैट रिसीव्स द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, आप जानते हैं कि आ डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। किसी भी काम के करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है ग्रामर की भाषा में, उसको लिटरली आप क्या बोलते हैं, डूअर बोलते हैं। वर्ब किसे कहते हैं, दैट शोज द एक्शन। ऐसा वर्ब, ऐसा वर्ड जो एक्शन को शो करता है, उसको वर्ब कहते हैं। तो वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपका जो है मतलब एक बार फिर से आपका रिकॉल हो गया। आपने पेपर में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये आप आराम से समझ सकते हैं। थीफ, हेडमास्टर, चिल्ड्रेन, ये सब क्या है, सब्जेक्ट है। ये वर्ब है, चूँकि ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा क्योंकि इसके साथ में सब ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। द थीफ ब्रोक द विंडो, द हेडमास्टर समन्ड द प्रीफेक्ट्स और द चिल्ड्रेन ट्रैम्पल्ड ऑन द फ्लावर बेड्स। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सब वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, और यहाँ पे जो ऑन आया हुआ है दैट इज़ प्रेपोजिशन आप कह सकते हैं, ठीक है ना, ये प्रेपोजिशन है। तो उसके बाद में आपका ये एक्सरसाइज बी है। एक्सरसाइज बी में आपको क्या करना है, कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस विद सुइटेबल ट्रांजिटिव वर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स बिलो। यहाँ पे जो सेंटेंसेस है, वर्ब्स हैं, सबका सब ट्रांजिटिव वर्ब्स है, क्योंकि उसके साथ में सब जगह में हर एक सेंटेंस में आप देखेंगे ऑब्जेक्ट आया हुआ होगा, तभी यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, ओके। तो सारे का सारा ट्रांजिटिव वर्ब होगा ये, क्योंकि उसके साथ में ऑब्जेक्ट्स लगा हुआ है। तो ये आप करके लेकर के आएंगे। आगे लिखा हुआ है देखिए, सम ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन हैव टू ऑब्जेक्ट्स। जो आपने पढ़ा था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं जिसके अंदर में जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। आपने क्लास 4 से जो है मतलब ये पॉइंट आप जो है टर्म आप पढ़ते चले आ रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और आपको कई बार बताया भी जा चुका है। तो आई थिंक यू वोंट फील एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड, है ना, एनी फर्दर। तो यहाँ पे लिखा है ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन हैव टू ऑब्जेक्ट्स। भाई इंट्रांजिटिव वर्ब में तो बात ही नहीं हो सकता है, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब में तो ऑब्जेक्ट ही नहीं होता। तो बात करते हैं, बात चल रही है ट्रांजिटिव वर्ब्स की, इसको ध्यान में रखेंगे। दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। बिफोर गोइंग टू डिस्क्राइब अबाउट दिस टू और एक्सप्लेन अबाउट दिस टू, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जब सेंटेंस में अगर सिंगल ऑब्जेक्ट आता है
तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ही बोलते हैं, उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या ऐसा कुछ नहीं कहा जाता। लेकिन जब सेंटेंस में एक ट्रांजिटिव वर्ब का दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो उस समय में हम नाम दे देते हैं उसको, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कीप दिस इन माइंड कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है दैट वुड बी द थिंग्स, हमेशा, ऑलवेज, दैट वुड ऑलवेज बी थिंग्स। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमेशा क्या होगा, कोई चीज़ ही होगी। अगर कोई चीज़ है तभी जो है मतलब वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगी। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में पर्सन होगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होगा, पर्सन होगा। क्या लिखा है एग्जाम्पल में देखिए, माई ग्रैंड पेरेंट्स गेव मी अ हग ऑन माई बर्थडे। यहाँ पे देखिए माई ग्रैंड पेरेंट्स, माई इज़ अ पॉजिटिव एडजेक्टिव, ग्रैंड पेरेंट्स इज नाउन, और दोनों मिलकर के क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। गेव इज अ वर्ब, मी इज एन ऑब्जेक्ट हेयर एंड अ हग इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट हेयर। ऑन माई बर्थडे, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने, दादा दादी ने या नाना नानी ने मुझे जो है मतलब मेरे बर्थडे पार्टी पर मुझे क्या किया, हग किया। हग का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स लविंगली क्या करना, एम्बेरस करना, गले लगना, उसको कहते हैं हग करना, प्यार से। तो इसमें क्या कह रहा है कि माई ग्रैंड पेरेंट्स गेव मी अ हग ऑन माई बर्थडे। इसमें देखिए दो ऑब्जेक्ट्स आए हुए हैं, वन इज मी एंड अनदर वन इज हग। So you have to differentiate between the two, which one is direct object and which one is indirect. So my dear students, you know very well about this word. Me is the first person singular pronoun in the case of object. तो ये पर्सन है, तो ये मी जो है ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और हग क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है द एक्शन, द ऑब्जेक्ट दैट रिसीव द एक्शन डायरेक्टली डन बाय द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन हो रहा है उसको सीधा सीधा जिस पर पड़ता है असर, जिसके ऊपर में जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है ना, तो हग क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इन द सेंटेंस इट माइट बी पॉसिबल कि आपको ऐसा लगे, है ना, इट सिम्स टू यू कि ये तो मी यहाँ पे लग रहा है, गेव मी अ हग, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू बी कंफ्यूज्ड। देखिए माई ग्रैंड पेरेंट्स गेव, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है व्हाट, आप मेरे जो है मतलब ग्रैंड पेरेंट्स ने दिया, क्या दिया भाई, तो दिया जो वही होगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या दिया, अ हग, किसको दिया, टू होम, तब आएगा मी, तो दैट वुड बी द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये गेव का जो है मतलब सीधा जो है असर किस पर पड़ता है, हग पर पड़ता है। क्या दिया, ये देखने वाली बात है, क्या दिया तब किसको दिया, क्या दिया तब किसको दिया, टू होम तो मी, और व्हाट तो हग। तो यहाँ पे भी वही बात आएगी कि आप थिंग के लिए किससे क्वेश्चन करते हैं, व्हाट से करते हैं, और पर्सन के लिए आप होम से क्वेश्चन करते हैं। तो मी क्या हो गया आपका, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और हग क्या हो गया आपका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। आगे लिखा द चाइल्ड टोल्ड अस द ट्रूथ, बच्चे ने हमें बताया, व्हाट, क्या बताया, द ट्रूथ, सच्चाई बताई। तो ये जो टोल्ड का जो असर पड़ रहा है सीधा सीधा किस पर पड़ रहा है, ट्रूथ पर पड़ रहा है, ना कि अस पर। इसीलिए ट्रूथ क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और अस जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, दैट इज द पर्सन। द टू सेंटेंसेस अबव कुड बी ब्रोकन डाउन एज शोन बिलो, यही दो सेंटेंस इस तरह से कर सकते हैं। माई ग्रैंड पेरेंट्स और द चाइल्ड ये सब्जेक्ट है, वर्ब गेव और टोल्ड, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हाट से आपको कहा था हमने, अ हग और द ट्रूथ, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू होम किसे, तो वो हो गया मी और अस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे यहाँ पे देखिए पॉइंट टू रिमेंबर कि यूजुअली द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कम्स बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आमतौर से माय डियर स्टूडेंट इन द सेंटेंस क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आता है। जैसे यहाँ पे देखिए हग से पहले मी आया, यहाँ पे ट्रूथ से पहले अस आ गया। तो हम क्या मतलब, ये कहने का क्या मतलब होता है, व्हाट डज इट मीन, ये कहने का क्या मतलब, आता है तो आता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि वी कैन रिप्लेस द क्या कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना, इनटू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाय चेंजिंग देयर प्लेसेस। जैसे देखिए ये लिखा हुआ है वी कैन यूज़ अ प्रेपोजिशन
विद द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू इन्वर्स द सीक्वेंस, यानी जिस सीक्वेंस में था, जिस क्रम में था, उस क्रम को हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। उसको बदलने के लिए, उस क्रम को बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्या कर सकते हैं हम लोग प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, सुइटेबल प्रेपोजिशन, है ना, सुइटेबल प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं और करके क्या कर सकते हैं, उस सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, इन द अदर हैंड यू कैन से कि यू कैन राइट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बिफोर द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऐसे सिचुएशन में वी हैव टू यूज़ अ सुइटेबल और एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन फॉर दैट। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ एग्जाम्पल में, आई गेव हर अ चॉकलेट, आई गेव मैंने दिया, वाट अ चॉकलेट, आई गेव हर मैंने उसे दिया, क्या, वाट अ चॉकलेट, और किसको दिया भाई, हर, टू होम, तो आपने लिखा हर। इसको आप क्या कर सकते हैं, हर इज़ एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हेयर दैट कम्स बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आप क्या कर सकते हैं, प्लेस को जो है मतलब चेंज कर सकते हैं या सीक्वेंस को आप जो है मतलब बदल सकते हैं। कैसे करके, टू यूज़ द प्रेपोजिशन, एंड प्रेपोजिशन दैट मीन्स कोई भी प्रेपोजिशन उठा करके ला करके यूज़ कर नहीं देंगे हम वहाँ पे। हमने अभी अभी कहा आपको कि हम क्या करेंगे, सुइटेबल प्रेपोजिशन का, या फिर हम क्या कहते हैं, हमने क्या कहा कि एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए क्या क्या आपने सीक्वेंस बदल दिया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले ला दिया और उसके बीच में आपने क्या किया, टू को आपने यूज़ किया। आई गेव अ चॉकलेट टू हर, मैंने उसे एक चॉकलेट दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इंट्रांजिटिव वर्ब्स की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है जो आपको पहले ही बताई जा चुकी है। इंट्रांजिटिव वर्ब्स आर सेल्फ सफिशिएंट एंड डू नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर एक्शन। पहले भी आपको बताया गया कि ये अपने सब्जेक्ट के साथ में मिल करके सेंस को कंप्लीट कर देता है, इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे आप देखें तो एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा हुआ, लीना अराइव्ड अर्ली दिस मॉर्निंग, है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, लीना सब्जेक्ट, अराइव्ड जो है ये आपका वर्ब हो गया, दैट इज़ इंट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, अर्ली इन दिस मॉर्निंग, है ना, अर्ली दिस मॉर्निंग, दिस जो है यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और मॉर्निंग नाउन है। बट व्हाट इज़ अर्ली, अर्ली क्या है, दैट इज़ एडवर्ब, ठीक है ना। तो ये सब जो है वर्ड्स जो है मतलब ये अलग अलग वर्ड्स आए हैं, बट आप ये मत कन्फ्यूज़ हो जाइएगा कि ये सब के सब जो है मतलब क्या कहते हैं, दिस मॉर्निंग, मॉर्निंग इज़ एन ऑब्जेक्ट हेयर, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आपको क्या बताया गया कि ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं दैट रिसीव द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे लिखा द फायर बर्नड ऑल नाइट, रात भर जो है मतलब आग जलती रही। तो इन द सेंटेंस ये नाइट को आप जो है मतलब ऑब्जेक्ट नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है ना। द फायर बर्नड ऑल नाइट, रात भर। अब आगे देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। अब इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन क्या होता है भाई, वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन क्या होता है, तो उसमें आप देखते हैं कि लिखा हुआ वी आइडेंटिफाई कंप्लीट और इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन बेस्ड ऑन द फंक्शन ऑफ द वर्ब्स कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, कंप्लीमेंट दैट मीन्स विच, है ना, एक्ट्स टू कंप्लीट द सेंस, उसको आप क्या कह सकते हैं, कंप्लीमेंट कहते हैं। पूरक जिसको बोलते हैं पूरक, कंप्लीमेंट। क्या कहा, वी आइडेंटिफाई, हम पहचानते हैं, कंप्लीट और इनकम्प्लीट, पूरा और अधूरा, प्रेडिकेशन यानी सेंस को जो है मतलब किसी भी सेंटेंस को कि सब्जेक्ट के बारे में या ऑब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है, तो उसको पूरा और अधूरा तौर पर जो मतलब हम पहचानते हैं, ठीक है ना। किस बुनियाद पर, बेस्ड ऑन द फंक्शन, है ना, काम के बुनियाद पर, किसके, वर्ब के कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट जो होता है ये क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है, मोर अबाउट ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में बताता है। देखिए कैसे आगे आपका क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। क्या लिखा हुआ, अ कंप्लीमेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, बट वन थिंग इज़ टू टेल यू कि कीप इट इन माइंड कि कंप्लीमेंट जो होता है वो बिल्कुल ही ऑब्जेक्ट से अलग होता है। कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट से बिल्कुल ही अलग होता है। एन ऑब्जेक्ट इज़ एक्टेड अपॉन बाय द वर्ब, ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर किसी काम का असर पड़ता है, दैट इज़ द ऑब्जेक्ट इज़ अफेक्टेड बाय द वर्ब। समझ में आ गया आपको। लेकिन कंप्लीमेंट में ऐसा कुछ नहीं है, कंप्लीमेंट पर जो है मतलब वर्ब का कोई असर नहीं पड़ने वाला ऑब्जेक्ट की तरह। समझ गए आप। देखिए फिर से एक बार सुनिए आप, अ कंप्लीमेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट,
कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट से अलग होता है। कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट से अलग क्यों होता है? ऑब्जेक्ट का मतलब क्या कहा आपने? ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर किसी काम का होने का प्रभाव पड़ता है, उसको हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। यानी दैट इज द ऑब्जेक्ट इज अफेक्टेड बाय द वर्ब। बट कंप्लीमेंट का मामला ये है कि कंप्लीमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब। कंप्लीमेंट बिल्कुल ही अलग है, उस पर ऑब्जेक्ट एक्शन का, वर्ब के एक्शन का कोई असर नहीं होता। कंप्लीमेंट तो क्या करता है? कंप्लीट करता है, सेंस को पूरा कर देता है। कई बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट भी है सेंटेंस में, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट है, सब कुछ होने के बावजूद भी, है ना, डिस्पाइट ऑफ इट हमारा सेंस कंप्लीट नहीं हो पाता। उस समय में हमको जो एक्स्ट्रा वर्ड की ज़रूरत पड़ती है उसको क्या कहते हैं? कंप्लीमेंट कहते हैं, सेंस को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए आप लिखा शी गेव मी, उसने मुझे दिया। अ बॉल, अ बॉल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई किक्ड द बॉल, आई सब्जेक्ट, किक्ड वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब, द बॉल है ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ कंप्लीमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय द वर्ब इटसेल्फ बट हेल्प्स गिव और ऐड मीनिंग टू इट, जो हमने आपको बताया। यहाँ पे तो दोनों आप देखा, अपने दोनों सेंटेंस में वर्ब आए हुए हैं, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है। कॉम्प्लीमेंट तो वो है, अ कंप्लीमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय द वर्ब, जो आपको बताया गया। वो क्या करता है, बल्कि उसके ऊपर में किसी तरह से जो है वर्ब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पर ये करता क्या है फिर? यानी मीनिंग को जो है मतलब है ना स्पष्ट करने के लिए या समझाने के लिए ये हमें हेल्प करता है, हमारी हेल्प करता है, मदद करता है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में, वी कलर्ड द फेंस ब्लू, द फेंस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ब्लू इज कॉम्प्लीमेंट। देखिए ब्लू ऑब्जेक्ट नहीं है, वी कलर्ड द फेंस, हमने फेंस को जो है मतलब कलर कर दिया। ठीक है ना, कलर कर दिया हमने फेंस को, यानी चबूतरे को हमने रंग दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है ना, विद व्हाट कलर या विच कलर, किस कलर से आपने किया। ये जो है आपका क्या हो गया, इस पर देखिए आप एक्शन का असर नहीं पड़ रहा है, वर्ब के एक्शन, कलर्ड किया, इसका एक्शन किस पर जा रहा है? फेंस पर, तो दैट इज द ऑब्जेक्ट। बट इसके ऊपर में किसी भी तरह से जो है कलर का कोई ऑब्जेक्ट एक्शन का असर नहीं पड़ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? ब्लू कलर में जो है मतलब हमने चबूतरे को जो है मतलब रंग दिया। तो ब्लू जो है ये क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट है। और माय डियर, इसको कौन सा कॉम्प्लीमेंट कहेंगे? हम इसको कहेंगे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब कलर्ड। क्यों? क्योंकि ये किसके बारे में बता रहा है? ये ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। जब कोई कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के बारे में हमको जो है मतलब मोर व्हेन अ कॉम्प्लीमेंट है ना टेल्स अस मोर अबाउट द ऑब्जेक्ट, जब हमको कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा तो वो क्या कहलाएगा? देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस चीज़ को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा। लिखा है द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ intransitive verbs tell us something vital about the subject and are therefore called subjective complements। अब complements आपको क्या बताए? आपको ये बताया था कि complements क्या करता है? सब्जेक्ट के बारे में बताता है और ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब का जो क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो किसके बारे में बताएगा? जाहिर है कि सब्जेक्ट के बारे में बताएगा, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब में तो ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, तो वो सब्जेक्ट के बारे में बताएगा। जब सब्जेक्ट के बारे में बताएगा तो उसको क्या कहा जाएगा? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स कहा जाएगा। और यहाँ पे जो आपको बताया गया अभी, इसको क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। समझ में आ गया आपको? जब कोई कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के बारे में बताता है, ठीक, कि सब्जेक्ट क्या है। कई बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं और हमको समझ में नहीं आता। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखिए आप, ही लुक्स पजल्ड, है ना, वो बहुत ही परेशान दिखता है या दिख रहा है। कौन दिख रहा है भाई? तो यहाँ पे आंसर दिया आपने ही, वह दिख रहा। तो दैट इज अ सब्जेक्ट। ये पजल्ड क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं है। पजल्ड इज अ कॉम्प्लीमेंट। इसको क्या कहेंगे? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब लुक्स। ये चीज़ यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, आगे लिखा द प्रिंसेस लेटर बिकेम द क्वीन। कौन बन गया? क्वीन। क्वीन कौन बन गया बाद में? तो जाहिर है कि ये प्रिंसेस। या फिर आप कहेंगे क्या बन गई प्रिंसेस? राजकुमारी क्या बनती है बाद में जाकर के, क्या बनी? तो आपने कहा कि द क्वीन। तो द क्वीन जो है दैट इज द इनकम्प्लीट सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब बिकेम, क्योंकि ये प्रिंसेस के बारे में कहा जा रहा है। देखिए द वर्ड्स पजल्ड एडजेक्टिव एंड क्वीन नाउन हेल्प द इंट्रांजिटिव वर्ब्स लुक्स एंड बिकेम टू कन्वे देयर कंप्लीट सेंस एंड देयरफॉर आर देयर कॉम्प्लीमेंट्स।
तो यहाँ पे आपको ये डेफिनेशन आपको याद करना है। देखिए क्या लिखा है, एन इंट्रांजिटिव वर्ब दैट रिक्वायर्स अ कंप्लीमेंट टू कन्वे इट्स फुल मीनिंग इन द सेंटेंस इज कॉल्ड एन intransitive verb of incomplete predication, and one that does not require a complement and is complete in itself is called an intransitive verb of incomplete predication। दोनों के अंदर में देखिए अंदर क्या होता है, मतलब दोनों को क्या इस तरह से किस तरह से कहा गया, इसको समझिए आप। एन इंट्रांजिटिव वर्ब दैट रिक्वायर्स अ कम्प्लीमेंट, इंट्रांजिटिव वर्ब को जब कम्प्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है टू कन्वे इट्स फुल मीनिंग, अपने पूरा सेंस को कंप्लीट करने के लिए इन द सेंटेंस में, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। इनकम्प्लीट वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब को कम्प्लीमेंट की ज़रूरत होती है अपने पूरा सेंस बताने के लिए, तब उसको हम क्या कहते हैं, उस वर्ब को क्या कहते हैं, उसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब, ऐसे इंट्रांजिटिव क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। और आगे क्या कह रहा है, एंड वन दैट डज नॉट रिक्वायर अ कॉम्प्लीमेंट, और जब उसको कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जाहिर है इंट्रांजिटिव वर्ब है तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एंड इज़ कंप्लीट इन इटसेल्फ, और अपने आप जो है मतलब सेंस को कंप्लीट कर देता है, तो उसको क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन। वहाँ पे इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन था, यहाँ पे कंप्लीट प्रेडिकेशन है। आई होप यू अंडरस्टूड, आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए ट्रांजिटिव वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में क्या कह रहा है, लिखा हुआ, रीड द सेंटेंसेस, हर ग्रैंड पेरेंट्स नेम्ड हर नताशा। अब देखिए यहाँ पे आएगी बात ट्रांजिटिव वर्ब, तो जाहिर है कि यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट ऑफ वर्ब हो जाएगा। वहाँ पे क्या था, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट था, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होगा। और यहाँ पे लिखा माई गिफ्ट मेड हर वेरी हैप्पी। देखिए हर पॉजिटिव एडजेक्टिव, ग्रैंड पेरेंट्स नाउन यानी सब्जेक्ट, नेम्ड वर्ब हर ऑब्जेक्ट। उसके दादा दादी ने या ग्रैंड पेरेंट्स नाना नानी ने उसका नाम रखा, अब उसका नाम रखा वाट, क्या, तो कहा नताशा। तो ये नताशा किसके बारे में बता रहा है यहाँ पे, नताशा, द वर्ड नताशा टेल्स अस मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट दैट इज हर, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट ऑफ वर्ब नेम्ड। यहाँ पे देखिए वेरी हैप्पी, माई पॉजिटिव एडजेक्टिव, गिफ्ट नाउन, दोनों मिलकर के सब्जेक्ट बना, मेड वर्ब, हर मेड हर वेरी हैप्पी। यहाँ पे देखिए हर लिखा हुआ है ना, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है यहाँ पे, और वेरी क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब डिग्री कहेंगे, और हैप्पी इज एन एडजेक्टिव, ठीक है ना। तो हर जो है ये ऑब्जेक्ट है, और ये जो वेरी हैप्पी आया ये क्या है भाई, ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट ऑफ वर्ब मेड है। ये चीज़ आपको यहाँ पे बताई हुई है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स टेल अस समथिंग वाइटल अबाउट द ऑब्जेक्ट एंड आर देयरफॉर कॉल्ड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स। तो आपको ध्यान रखना है कि जो वर्ब क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के बारे में बताता है, जैसे यहाँ पे पजल्ड और द क्वीन ने बताया था सब्जेक्ट के बारे में, तो वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाया। तो उसी तरह से कॉम्प्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, ठीक। इंट्रांजिटिव वर्ब को जब क्या कहते हैं दूसरे वर्ड्स की जो है मतलब यानी कंप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इंट्रांजिटिव वर्ब को जब अपने सेंस को कम्प्लीटली फुली जो है मतलब सेंटेंस के अंदर में सेंस को कन्वे करने के लिए कंप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको क्या बोलते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। और जब ज़रूरत नहीं पड़ती उसको क्या बोलते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन। आई होप यू गॉट द आंसर। नेक्स्ट में अगर हम लोग देखें तो देखिए वही डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। और ट्रांजिटिव जिस तरह से इंट्रांजिटिव वर्ब का था आपका, उसी तरह से ट्रांजिटिव का वर्ब का आया है। कह रहा है कि अ ट्रांजिटिव वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट टू कन्वे इट्स फुल मीनिंग इन द सेंटेंस। अगर ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, जाहिर है कि वहाँ पे सब्जेक्ट की कॉम्प्लीमेंट था, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा। तो अगर ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की अगर ज़रूरत पड़ती है टू कन्वे इट्स फुल मीनिंग इन द सेंटेंस, सेंटेंस में अपने सेंस को कन्वे करने के लिए पूरी तरीके से, तो इट इज़ कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, ठीक। अब आगे कह रहा है कि अ ट्रांजिटिव वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर अ कम्प्लीमेंट एंड इज कंप्लीट विद द हेल्प ऑफ द ऑब्जेक्ट ओनली। और अगर ऑब्जेक्ट के साथ में मिलकर के बिना किसी
कॉम्प्लीमेंट के रिक्वायरमेंट के अगर कोई ट्रांजिटिव वर्ब अगर सेंस को कंप्लीट कर देता है सेंटेंस के अंदर, तो उस समय उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन। बिल्कुल किसकी तरह? वो इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह। फिर से एक बार आप सुने, इंट्रांजिटिव वर्ब को जब कंप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। और अगर इंट्रांजिटिव वर्ब को अगर कंप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो हम उसको क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन। उसी तरह से ट्रांजिटिव वर्ब को अगर कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है सेंटेंस में, सेंस को कंप्लीट करने के लिए, कन्वे करने के लिए, बताने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। और अगर नहीं पड़ती है तो उसको क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें लिखी हुई है, तो ये देखिए एक्सरसाइज डी में क्या करना है? अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड से वेदर दे आर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। आपको बताने का है ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। ऑल्सो से, और ये भी आप बताएं कि विच वंस आर वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। तो इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन में आप याद रखिएगा दोनों चीज़ें आती हैं। अगर सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बता होगा। अगर कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है ट्रांजिटिव वर्ब को तो उसको क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहेंगे। और अगर नहीं पड़ती है तो उसको कंप्लीट प्रेडिकेशन कहेंगे। उसी तरह से इंट्रांजिटिव वर्ब को अगर कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो उसको क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। और अगर ज़रूरत नहीं पड़ती है तो उसको कहेंगे कंप्लीट प्रेडिकेशन। अब यहाँ पे देखिए लिखा हो काइंड्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स फॉर इंट्रांजिटिव वर्ब्स। अब अगर इंट्रांजिटिव वर्ब्स है तो ऐसे सूरत में है ना, कॉम्प्लीमेंट्स कितने तरह के हो सकते हैं? देखिए लिखा हुआ है एन इंट्रांजिटिव वर्ब कैन बी फॉलोड बाय वेरियस काइंड्स ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट वर्क एज कॉम्प्लीमेंट्स। एक इंट्रांजिटिव वर्ब जो होता है ना, उसके साथ में ये सब आ सकता है। क्या क्या आ सकता है? देखिए अ नाउन और अ नाउन फ्रेज। नाउन या नाउन फ्रेज आएगा, जैसे हिज नेम इज़ किरण, नाउन हो गया। सुमन इज़ माई नीस, ये देखिए नाउन फ्रेज हो गया। प्रोनाउन आ सकता है, द गर्ल इन द फोटो इज़ नॉट यू, यू प्रोनाउन है। और ऑफ कोर्स इट इज़ आई, प्रोनाउन। यहाँ पे लिखा है प्रेपोजिशनल फ्रेज, जैसे माई आंट इज़ कमिंग टू डिनर प्रेपोजिशनल फ्रेज। और आई एम लुकिंग एट दोज पेंटिंग्स, प्रेपोजिशनल फ्रेज। एडवर्ब आ सकता है। अब ये सब के डेफिनेशन तो आपको सबको मालूम है, नाउन की, प्रेपोजिशन की, एडवर्ब की, प्रेपोजिशनल फ्रेज किसे कहते हैं, नाउन फ्रेज किसे कहते हैं। नाउन फ्रेज जो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो नाउन की तरह एक्टिंग करता है उसको नाउन फ्रेज कहते हैं। प्रोनाउन आप जानते हैं, दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ और इंस्टेड ऑफ अ नाउन। प्रेपोजिशनल फ्रेज किसे कहते हैं? जो फ्रेज प्रेपोजिशन की तरह जो है एक्टिंग करता है उसको प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। एडवर्ब जानते हैं, दैट क्वालिफाइज अ वर्ब एंड एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। एग्जाम्पल देखिए, यू हैव कम क्वाइट अर्ली, देखिए क्वाइट भी एडवर्ब है, अर्ली भी एडवर्ब है, तो ये एडवर्ब हो गया। आगे यहाँ पे लिखा हुआ शी हैज़ ग्रोन अप सो फास्ट, यहाँ पे भी जो है मतलब आपका क्या है? ये सो फास्ट, ये भी जो है मतलब एडवर्ब है। एंड एडवर्बियल पार्टिकल, यानी एडवर्ब का कुछ जो है मतलब अंश होगा, उसको एडवर्बियल पार्टिकल कहेंगे। जैसे वाई डिड यू, है ना, वाई डिड द थिएटर क्लोज डाउन, देखिए एडवर्बियल पार्टिकल डाउन। आपको क्या कहा था? प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन वर्ड जो होता है वो एडवर्ब भी बन सकता है। कब? जब उसके बाद कोई नाउन ना हो तो एडवर्ब कहलाता है। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, है ना। और अगर नाउन है तो इसका मतलब वो क्या होगा? प्रेपोजिशन होगा। आगे देखिए, द carriage जस्ट वेंट पास्ट, और आगे आया एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आ सकता है। यू लुक क्वाइट होपफुल और द बैंक इज क्लोज्ड, और क्लाउज आएगा। क्लाउज आप जानते हैं, क्लाउज से कहते हैं दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब, है ना। जैसे इट सीम्स दैट नोबडी इज इंटरेस्टेड इन माई आइडिया, और शी अंडरस्टूड वाई दे हैव नॉट गिवन हर द न्यूज़ अर्लियर। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा माय डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए, एडवर्बियल पार्टिकल्स आर प्रेपोजिशंस दैट कैन फंक्शन एज एडवर्ब्स। तो कब एडवर्ब होगा ये आपको मैंने अर्लियर बता दिया है। तो आई होप कि आपको पूरा जो है मतलब कॉन्सेप्ट ये ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब का समझ में आ गया होगा। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स एंड टर्म्स एंड पॉइंट्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब एंड देयर यूसेज। So still if you have problem and confusion concerning to these two words transitive and intransitive, you may share your problems or confusions. I will definitely
be ready to help you and to remove your confusion by admonishing you. आगे और अच्छा से जो हम लोग समझा करके आपको क्या कहते हैं आपको कन्फ्यूजन को दूर किया जाएगा. बट आई डोंट फील कि आपको इसके बाद कोई प्रॉब्लम होगी. अगर आप वीडियो को बार बार देखते हैं और देख करके समझते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो you just watch the video over and over again and complete all the exercises that have in this chapter. Okay, till then, good day and have a wonderful time. Thanks.